मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डिवाइसेस को समझेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा एनआईसी के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया था कि एनआईसी का क्या वर्क है। इसी तरीके से कुछ और डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमें समझना है। अभी ये हमारी जो नेक्स्ट डिवाइस है आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो है हब। सबसे पहली बात कि आज की डेट में हब जो है वो मार्केट से बिल्कुल आउट हो चुका है, बिल्कुल ही आउटडेटेड है ये। बट कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ जो आउटडेटेड हो गई वो ठीक है, आज के डेट में हमारे लिए वैल्यूबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर देखें तो वो इतनी ज़्यादा वैल्यूबल है कि कल के डेट में ये आउटडेटेड चीज़ जब हमारे पास थी तो आज के डेट में हमारे पास में अपडेटेड चीज़ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से वहीं से जनरेट हुआ है। जस्ट लाइक बल्ब, एक टाइम था जब फिलामेंट वाली बल्ब जलती थी और आज की डेट में एलईडी जल रही है, लेकिन बेस कौन है? फिलामेंट के बल्ब है। ये अलग बात है, आज उसकी रोशनी हमें इरिटेशन देती है फिलामेंट वाले की। जो फिलामेंट होता था येलो कलर का बल्ब जलता था। तो हब आपका जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसका बेसिकली वर्क जो है वो ये है कि ये अपने आप मतलब ये मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सके। मल्टीपल नोड कहने का मतलब कंप्यूटर प्रिंटर, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अब तो आप समझ गए होंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस से। तो मल्टीपल नोड को आपस में कनेक्ट कर सके, इसलिए हब में जो है वो आपका मल्टीपल RJ45 पोर्ट होते हैं। ये मल्टीपल RJ45 पोर्ट जो है वो डिपेंड करते हैं कि डिपेंड करते हैं कि हब आपका कितने पोर्ट का है। लाइक उसमें आपको 4 पोर्ट हो सकता है, 8 पोर्ट हो सकता है, 16 पोर्ट हो सकता है, 24 पोर्ट तक का आपका हब अवेलेबल होता है। अब इस 24 पोर्ट तक के हब में जो कनेक्ट करने की फैसिलिटी होती है वो ये कि ये मल्टीपल पोर्ट से जब नोड कनेक्ट होते हैं तो इन नोड्स को जस्ट एक ये फिजिकल पाथ प्रोवाइड कर देता है, जिस फिजिकल पाथ के बेसिस पे ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इस हब का ड्रॉबैक ये है कि जब एक सिंगल फिजिकल पाथ से मल्टीपल नोड कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वैसे केस में उस सिंगल फिजिकल पाथ पे किसी तरह की कोई कंट्रोलिंग नहीं होती। जस्ट अ मिनट फ्रेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू कंट्रोल द नॉइज। जस्ट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी क्या है कि जब सिंगल पाथ यूज होता तो उस सिंगल पाथ पे किसी तरह की कोई कंट्रोलिंग नहीं होती, जिसके वजह से यहाँ पे कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज हो सकता है कि दोनों इकट्ठे जो पाथ है उस पाथ पे आपका डेटा भेज दें, ठीक है, तो कोलिजन हो गया। जब कोलिजन होगा तो डेटा फिर रिट्रांसमिट होती रहेगी, तो ये मेजर प्रॉब्लम है कोलिजन का। दूसरी बात, हब इंटेलिजेंट नहीं होता। लाइक इंटेलिजेंट इस सेंस में कि हब जस्ट उसके पोर्ट से कोई भी नोड कनेक्ट हो जाए, हब को इससे कोई मतलब नहीं है। ना तो वो मेमोराइज करके रख सकता है कि उसके किस पोर्ट से कौन सा नोड कनेक्ट हुआ है। तो वैसे केस में जब भी किसी दो नोड को आपस में कम्युनिकेट करना होता है
दो नोड जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो हमेशा ब्रॉडकास्ट मोड में कम्युनिकेट करते हैं। कहने का मतलब जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊं, जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की। जैसे देखो, अब मान लीजिए ये आपका एक हब है, ऐसा कुछ होता है हब से। ये हब है, जस्ट रफ डायग्राम है आपका। इसमें एक 8J45 पोर्ट है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये आपका चौथा है। मैं 4 ही पोर्ट डिजाइन करता हूँ। अब ये 4 पोर्ट हैं, तो इन 4 पोर्ट के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए एक सिंगल पाथ, जस्ट एक सिंगल पाथ। अब इस सिंगल पाथ का जो यूटिलाइजेशन है, ये इन चारों पोर्ट से कनेक्टेड नोड, मान लो नोड आपके कनेक्टेड हैं। नोड कहने का मतलब कोई भी जोड़ देता हूँ, कंप्यूटर वगैरह, इस तरीके से ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब ये कंप्यूटर्स आपस में जब भी कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ कंप्यूटर लगा है, यहाँ कंप्यूटर लगा है, यहाँ कंप्यूटर लगा है, कंप्यूटर की नंबरिंग है। फॉर एग्जांपल ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है, ये D है, लाइक दिस। तो ये A B C D कंप्यूटर्स जब भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इस एक सिंगल पाथ को, यहाँ पे लिंक है, वो जिगजैग हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे इस लिंक को यूज करेंगे। अब मान लो A कम्युनिकेट कर रहा है किसी भी नोड से, मान लो D से वो कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि अगर फर्स्ट देखें तो A का D के साथ में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब इसी बीच में मान लो सपोज डैट B और C आपस में कम्युनिकेट करना चाहे, B और C के बीच में कम्युनिकेशन, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे फिर आपका ये जो सिचुएशन होगी, एट अ टाइम ये नोड्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि भैया कॉलिजन होगा। ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये आती है कि मान लो A जो है वो किसी नोड से कम्युनिकेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल C से कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस हब को मालूम नहीं कि C किधर है, और A कम्युनिकेट करना चाहता है C से, कर नहीं रहा है, करना चाहता है। जब ये कम्युनिकेट करना चाहता है तो वैसे केस में जब इस हब को C के बारे में मालूम नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट होकर के इसने पता किया, चलो भैया या C जो है वो मान लो पोर्ट नंबर 3 पे है। पोर्ट की नंबरिंग देखें तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, तो ये पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्टेड है, डन। लेकिन अगर फिर आपका ये कम्युनिकेशन डन हो गया, फिर A जो है वो अगर C से कम्युनिकेट करना चाहता है तो फिर क्या होगा, फिर अगेन ब्रॉडकास्ट होगा, क्योंकि हब ने तो इस बात को याद ही नहीं रखा है। डन, फिर ब्रॉडकास्टिंग होगी। तो ये होता है कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट। ये आपके हब का एक मेजर हुआ। अब अगर मैं थोड़ा सा अगर गूगल करूं और आपको हब के पिक्चर दिखाऊं तो कुछ हब डिवाइस लाइक दिस, सी ये एक हब है। आप इस पिक्चर को गौर से देख सकते हैं, इस टाइप से
डिफरेंट कंपनियों के हब आते थे। RJ40, ये जो पोर्ट दिख रहा है यही RJ45 पोर्ट है, लास्ट टाइम भी मैंने NIC पे दिखाया है। तो इसी तरीके से जैसे देखो इसमें कितने पोर्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये साइड में, दिस वन इज द नोन एज अपलिंक पोर्ट। अपलिंक पोर्ट, जहाँ एक्चुअली अपलिंक पोर्ट ऐसा पोर्ट होता है जिसकी स्पीड बाकी के पोर्ट से हायर होती है, एंड इस पोर्ट का इस्तेमाल मैक्सिमम हम जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हब आते हैं। हब आपको और भी तरीके का, अलग अलग तरीके का दिखेगा। इथरनेट हब है लाइक दिस, यहाँ पे देखो इसमें ज़्यादा पोर्ट है, आई थिंक 16 पोर्ट है इसमें। 24 पोर्ट हब डिवाइस विद 24 पोर्ट देखें, 24 पोर्ट्स, ये दिस वन। नाउ दिस इज द स्विच डायग्राम भी अवेलेबल नहीं है। ये सारे स्विचेस हैं, नो सॉरी, चलिए कोई नहीं, आपको हब दिखाना था मुझे। तो ये इस तरीके का हब होता। फाइन, अब देखो इस हब में भी, ये जो हब है हमारा, ठीक है, कुछ बातें और हैं। जैसे हब आपका हाफ डुप्लेक्स मोड में वर्क करता है। हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब कि डेटा अगर ट्रांसमिट हो रही तो वो सिर्फ ट्रांसमिट करेगा, जब ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगी तब वो रिसीव कर सकता है, यानी कि एट अ टाइम दोनों टास्क नहीं, यानी सेंड और रिसीव दोनों का टास्क नहीं हो सकता। हब की मैक्सिमम स्पीड 10 Mbps तक ही गई थी। आज के डेट में तो हम Gbps में स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हब भी दो तरीके हैं। इनिशियली पैसिव हब आया था, जिस पैसिव हब में क्या है कि जस्ट वो एक डिवाइस थी जिससे नोड को कनेक्ट कर दो, वो उन नोड्स के बीच में लिंक करने के लिए एक सिंगल पाथ देता था। वैसे केस में क्या होता था कि जब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर डेटा ट्रांसफर होता था, तो वैसे केस में सिग्नल थोड़ी वीक होती। अब ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारा हब जो है वो 8 पोर्ट का है, तो कोई डेटा आपको फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड एंड फोर्थ एंड टिल 8 तक गई। 8 पोर्ट तक जाते जाते सिग्नल वीक हो जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि 8 पोर्ट तक कम्युनिकेशन शायद ना हो पाए। तो इस तरह के केस में आपका हमारा मतलब डेटा लॉस होना, कनेक्शन फेल होना, बहुत तरह के इस तरह के इश्यूज आते थे। बाद में हब को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया और उसमें एक्स्ट्रा पावर सप्लाई दिया गया। मतलब ऐसे तो नोड्स के हेल्प से आपस में सिर्फ कम्युनिकेशन होता था, अब अलग से AC पावर दिया गया उसको। अब AC पावर मतलब वो एडेप्टर के थ्रू उसमें DC पावर जाती है। तो अब क्या करता था हब, जब उसमें पावर सप्लाई अलग से दिया जाने लगा, तो वैसे केस में हब जो है वो जब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे डेटा ट्रांसफर होती थी, तो वो डेटा सिग्नल को रीजनरेट करता था। दूसरे से तीसरे पे गया, फिर रीजनरेट, तीसरे से चौथे रीजनरेट। तो इस तरीके से जब सिग्नल एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाए और रीजनरेट हो, तो टिल द एंड पोर्ट आपका 4 पोर्ट 8 पोर्ट जहाँ तक भी है, वो उस पोर्ट तक पहुँचने पे भी आपके डेटा सिग्नल का स्ट्रेंथ सेम टू सेम रहता था।
तो हब में ये एडवांसमेंट, ये इन्हांसमेंट हो। इसलिए एक्टिव हब, क्योंकि वो हर पोर्ट पे डेटा सिग्नल को रीजनरेट करके तब नेक्स्ट पोर्ट पे भेजता था, इसलिए हब को मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहा जाता है। मल्टीपोर्ट रिपीटर, रिपीटर एक डिवाइस होती थी, हाँ, जिसका काम क्या होता था, सिग्नल को रीजनरेट करना, बूस्ट कर देना, जिससे सिग्नल स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये इनिशियली हब आया, जिसका इस्तेमाल हम लोग स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क में किए। अब हब के केस में क्या था, हब के केस की अगर बात करूं तो हब में कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के डिस्कशन करते हैं। क्या प्रॉब्लम था, आपको प्रॉब्लम सोल्व करना। एक तो आपने कोलिजन और ब्रॉडकास्ट के बारे में सुना कि भाई ये प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम, उसी हब और कोलिजन को और थोड़ा डिटेल से समझना पड़ेगा, तो आपको मेजर प्रॉब्लम समझ में आएगी। मान लो आपका एक हब है, अब इस हब से जो है मल्टीपल नोड कनेक्टेड है, ये दूसरा हब है, इससे भी मल्टीपल नोड कनेक्टेड है, और ये थर्ड हब, इससे भी मल्टीपल नोड कनेक्टेड है, और ये फोर्थ हब है, इससे भी मल्टीपल नोड कनेक्टेड है। अभी जो है मैं जस्ट आपको नोड्स, जस्ट मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये नोड हो, ठीक है। अब ये जो हब हैं, एक तो इनका अपना खुद में ही कोलिजन और ब्रॉडकास्ट होता है। अब हब बेस्ड नेटवर्क अगर हम ज़्यादा बड़ा बनाना चाहें, मान लो 8-8 पोर्ट के मैंने ये हब लिए और मुझे 15-20 कंप्यूटर लगाने हैं, तो मुझे 4 हब लेना पड़ा। 4 हब हमने लगा लिए, 3 हब में भी हो सकता, चलो 4 हब का नेटवर्क ले लिया हमने। अब जब 4 हब लिए तो इनको आपस में लिंक करेंगे, जिससे ये सब एक नेटवर्क में आ जाए, कनेक्शन हो जाए इनका। रिजल्ट क्या होगा, जितने ज्यादा नोड आ गए आपस में कनेक्ट हो गए हब के हेल्प से, अब ये सारे नोड मिल करके और ज्यादा कोलिजन जनरेट करेंगे और ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग होगी। बट ऑब्वियस है, जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे वहाँ पे तो नॉइज क्रिएट होनी ही है, तो यहाँ भी नॉइज नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कोलिजन और ब्रॉडकास्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे और ज़्यादा कोलिजन और ज़्यादा ब्रॉडकास्ट। अब इस तरीके से जब ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो हब बेस्ड नेटवर्क बड़ा बनाना टफ होगा, या मैक्सिमम टाइम आपका डेटा फेल होगा। चलो, जब तक हब था तब तक हम इसी में किसी तरीके से काम करते थे। उस टाइम में नेटवर्क पे उतना लोड भी नहीं होता था, इसलिए हब ही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। धीरे धीरे यूजर्स बढ़ने लगे। हाँ, तो वैसे केस में अब एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था कि इस चीज को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो रिड्यूस करने के लिए नेक्स्ट डिवाइस आई, जिसका नाम था ब्रिज। अब इसी डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा ब्रिज के बारे में कि भाई अभी इस पिक्चर को अगर समझें तो क्या था यहाँ पे कि जस्ट मैं लिख देता हूँ, मोर कोलिजन, मोर ब्रॉडकास्ट।
ठीक है, ज़्यादा कोलिजन और ज़्यादा ब्रॉडकास्ट। अब इस चीज को रिड्यूस करके जो है वो ब्रिज आएगी। ब्रिज कैसे वर्क करता था उसको समझते हैं। ये मैंने पार्ट यहीं छोड़ दिया। ठीक है, अभी देखिए, अगर हम ब्रिज की बात करें तो ये भी स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क में यूज होने वाली डिवाइस थी। ये ओएस बेस्ड डिवाइस थी। अब ओएस बेस्ड डिवाइस मतलब इसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोग्राम अंदर में। ब्रिज के पास कैपेसिटी थी कि वो मैक टेबल जनरेट कर सकता। ये सारे टर्म्स मैं अभी डायग्राम में क्लियर करूंगा। मैक एड्रेस टेबल दरअसल में जितने भी डिवाइसेस होते हैं, हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मशीन का आपको मैक एड्रेस शो करता हूँ। ठीक है, मेरा ये एनआईसी है। मैंने आपको एनआईसी के केस में पढ़ाया था कि एनआईसी में जो है मैक एड्रेस होती है। तो अगर आप इसके स्टेटस में देखें डिटेल्स में, तो आपको देखिए ये जो फिजिकल एड्रेस दिख रहा है, दिस इज नोन एज मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस। ये तीनों नाम इसी के हैं। हार्डवेयर एड्रेस मोस्टली लिनक्स के केस में बोलते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल एड्रेस हो रहा है, और कॉमनली इन सबको मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, ये चीज आपको अपने फोन पे भी दिखेगी। तो ये जो एड्रेस मैंने अभी आपको शो किया, ब्रिज क्या करता था, अपने पोर्ट्स पे कनेक्ट होने वाले जो भी डिवाइसेस हैं उनमें जो मैक एड्रेस है उसको अपने एक टेबल में एंटर कर। अब चूंकि ये मैक एड्रेस बेसिस पे वर्क करता है, इसलिए ये एक डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है, क्योंकि मैक एड्रेस ओएसआई रेफरेंस मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे इंट्रोड्यूस हुआ, तो वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। तो इसलिए हम ब्रिज को क्या बोलेंगे कि ये आपका लेयर 2 डिवाइस है, यानी डेटा लिंक लेयर का डिवाइस। ये 2 और 4 RJ45 पोर्ट्स के साथ अवेलेबल था। इसका काम क्या था? इसका काम था कि ब्रॉडकास्ट एंड कोलिजन को ये रिड्यूस करे। ठीक है, अब रिड्यूस ये कैसे करेगा, तो इसको हम अभी जस्ट समझते हैं। दूसरी बात, ये आपके एक बड़े लैन को, जो कि मल्टीपल हब्स के बेसिस पे बने हैं, उसके ये छोटे छोटे लैन सेगमेंट में या तो डिवाइड करेगा, या नेटवर्क के मल्टीपल लैन सेगमेंट्स को कंबाइन करके एक बड़ा लैन बनाएगा। ठीक है, अब इसको जरा समझिए। मैंने जस्ट आपको ऊपर वाला ही डायग्राम यहाँ पे यूज किया है, जो मैं हब के केस में दिखा रहा था। अब इसी पे चलते हैं। अब देखो, इस तरीके से अगर हब कनेक्ट हो तब तो ज्यादा ब्रॉडकास्ट और ज्यादा कोलिजन है। अब इस कनेक्टिविटी को थोड़ा सा छोड़ दे, नहीं भाई मुझे हब जो है वो इस तरीके से नहीं कनेक्ट करना। ठीक है, इसलिए ये जो केबल था, ये लाइन थी, ये मीडिया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। इसके जगह पे एक नई डिवाइस ले गया आगे। नई डिवाइस क्या, जो अभी हम लोग समझ रहे हैं डिवाइस को, ब्रिज। अब ब्रिज में जो भी पोर्ट है, आपको 4 पोर्ट अवेलेबल कराते हैं इसमें। मान लो ये ब्रिज है, इसके एक पोर्ट से हमने इस हब को कनेक्ट किया, दूसरे पोर्ट से हमने इस हब को कनेक्ट किया,
तीसरे पोर्ट से हमने इस हब को कनेक्ट किया, चौथे पोर्ट से हमने इस हब को कनेक्ट किया। ये कौन सी डिवाइस? ये हो गया ब्रिज। देखने में सब एक ही जैसे ऑलमोस्ट लगता है। ब्रिज। अब ब्रिज डिवाइस क्या है? ये ओएस बेस्ड डिवाइस है। ये क्या कर सकती है? ये मैक टेबल जनरेट कर सकती है। हाँ, अब जब ये मैक टेबल जनरेट कर सकती है तो वैसे केस में अब इस हब पे जो कनेक्टेड नोड हैं, ये नोड को मान लेते हैं हम कि ये नोड का मैक एड्रेस A है, ये जो है आपका B है, ये मान लेते हैं C है, उसी तरीके से ये D है, E है, F, G, H, I, J। यहां पे K, L, M और N। ये मैंने जस्ट मैक एड्रेस लिखा है। मैक एड्रेस ऐसा नहीं होता, अभी आपने देखा बड़ा मैक एड्रेस था, बहुत सारे उसमें कैरेक्टर थे। मैक एड्रेस वगैरह मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आगे जब टाइम आएगा तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैक एड्रेस क्या होता है। अभी फिलहाल वो मैक एड्रेस था, तो मैंने यहाँ पे मैक एड्रेस को एक एक लेटर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इसके पोर्ट नंबर 1 से ABC कंप्यूटर, ABC मैक एड्रेस वाले कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा? अपने पास एक मैक टेबल जनरेट करेगा। ब्रिज एक मैक टेबल जनरेट करेगा। अब ये मैक टेबल कैसा होगा? तो ये मैक टेबल में रखेगा कि भैया मेरे पोर्ट नंबर 1 से एक A कंप्यूटर कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 1 से ही आपका B कंप्यूटर कनेक्टेड है, और पोर्ट नंबर 1 से ही C कंप्यूटर कनेक्टेड। ये अपने टेबल में डाल देगा। इसके बाद ठीक उसी तरीके से पोर्ट नंबर 2 से D है, पोर्ट नंबर 2 से E है, पोर्ट नंबर 2 से F है, एंड बाकी के सारे इसी तरीके से आपको अपने टेबल में एंट्री बनाएगा। अब होगा क्या कि मान लो कि जो कंप्यूटर A है, फॉर एग्जांपल A जो है वो आपका C से कम्युनिकेट करना चाहता है। A C से कम्युनिकेट, तो A और C किधर कनेक्टेड है? इस हब पे कनेक्टेड है। अब ये क्या करेंगे? एज पर फीचर या कह लो कि ड्रॉबैक फीचर ही, A C को सर्च करने के लिए ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो नो डाउट वो C फाइंड आउट करेगा यहाँ पे कि उस पोर्ट नंबर 3 से C कनेक्टेड है, लेकिन साथ में ये ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ से होता हुआ इस ब्रिज के पास भी पहुँचेगा। अब जब ब्रिज के पास पहुँचेगा तो ब्रिज अपने मैक टेबल को सर्च करेगा, तो देखिएगा कि A और C दोनों जो हैं वो तो मेरे एक ही पोर्ट से कनेक्टेड डिवाइस पे हैं, तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज को दूसरे डिवाइसेस पे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। यानी कि ब्रॉडकास्ट को रिड्यूस कर दिया इसने। अगर ये डिवाइस नहीं होती तो ये जो हब्स हैं डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते और फाइनली A और C के बीच में कम्युनिकेशन होना था, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग तो सबको डिस्टर्ब करते। ठीक है,
तो अब यहाँ पे इस तरीके से ब्रॉडकास्ट रिड्यूस हुई। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ए जो है वो एफ से कम्युनिकेट करना चाहता है, ए से एफ के बीच में कम्युनिकेशन है। अब ये दोनों अलग अलग पोर्ट पे हैं ब्रिज के अकॉर्डिंग, ये अलग अलग पोर्ट पे दिखाई दे रहे हैं आपको। अब जब अलग अलग पोर्ट पे हैं तो नो डाउट ये ब्रॉडकास्ट करेगा। अब ब्रॉडकास्ट करने के बाद जो है इसको तो इधर मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा। जब ब्रिज अपने मैक टेबल को सर्च करेगा तो दिखेगा कि ओके जिसको ये सर्च कर रहा है एफ को, वो हमारे पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्रॉडकास्ट मैसेज को पोर्ट नंबर 2 के थ्रू इस हब पे भेजेगा। लेकिन अभी भी स्टिल ये दोनों हब पूल बैठ है, यहाँ पे उसके ब्रॉडकास्टिंग की वजह से कोई इश्यू नहीं आता। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ब्रिज जो है वो ब्रॉडकास्टिंग को रिड्यूस करता है। नो डाउट ब्रॉडकास्टिंग रिड्यूस होगी, कॉलिजन भी रिड्यूस होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज की वजह से भी तो कॉलिजन जनरेट होंगे। तो ब्रिज बहुत ही सक्सेसफुल अचीवमेंट था हब बेस्ड नेटवर्क को बड़ा करने। ठीक है। ये बात कर रहा था मैं ब्रिज की। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिवाइस, नेक्स्ट स्विच, राउटर वगैरह के बारे में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।